टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा इस टॉपिक से देख लीजिए नीट में किस किस साल क्वेश्चन पूछा है। 2012, 13, 14, 16, 18, 20, कितने साल हो गए? 6 साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है नीट में, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा। और बोर्ड से हर साल ईच ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स का, ये भी याद रखना। तो ये बोर्ड और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। और मैं पूछूंगा सबसे, पढ़ाने के बाद सबसे पूछा जाएगा आपने क्या समझा। बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ी सी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, बाकी याद करने वाली हैं। तो सभी लोग एक काम करेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, समझेंगे, लिखवा दूंगा मैं लास्ट में डिक्टेट करके। शुरू है, टॉपिक को शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल है जिसका ड्यूरेशन 28 to 29 डेज हो सकता है। किसमें होती है? तो ये जितनी भी फीमेल प्राइमेट्स हैं, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस एटसेट्रा, इन सब के अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हुई मिलेगी। कितने? सभी फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। दूसरा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, 13 to 14 ईयर ऑफ एज, देन दैट इवेंट इज नोन एज मिनार्क। उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? मिनार्क कहते हैं। और जब ये साइकिल स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर ऑफ एज, देन द इवेंट इज नोन एज मेनोपॉज। उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज कह देते हैं बेटा। अब इस साइकिल को हमने कुछ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके मेनली 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज इसका होता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। सबसे पहले फेज को मेंस्ट्रुएशन फेज कहा जाता है, जो बेसिकली फर्स्ट 5th डे तक होता है, पहले से 5वें दिन तक का हो सकता है। दूसरा जो इसका फेज है उसे हम फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। ये 6 to 13 डे का होगा। ये 6 से 13वें दिन तक होता है। और तीसरा इवेंट इसका होगा जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, जो एग्जैक्ट 14th डे होगा। और सबसे लास्ट इवेंट इसका होता है जिसे हम लुटियल या सिक्रीटरी फेज कह देते हैं। और ये सबसे बड़ा फेज होता है जो 16th या आप मान के चलिए 15th से 28th डे तक होगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस थे, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, लुटियल या सिक्रीटरी फेज। अब अगली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक इवेंट है, इसके अंदर 2 साइकिल पैरेलली चल रही होती है, एक ओवरी में, एक यूट्रस में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो 2 साइकिल में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला, जो ओवरी के अंदर इवेंट चेंज हो रहे होंगे उन्हें हम लोग ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन इवेंट्स कह देते हैं। और जो चेंजेस यूट्रस में हो रहे होंगे उसे हम यूटेराइन साइकिल कह देते हैं। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फीमेल के अंदर यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल 2 अलग अलग इवेंट होते हुए मिलेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे 4 हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे 4 हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा हॉर्मोन्स को लेके। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो साइकिल है वो हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ग्राफ समझाऊंगा अभी आपको, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो बेटा यहाँ पे 2 पिट्यूटरी हार्मोन और 2 ओवेरियन हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। 2 पिट्यूटरी हार्मोन, उन दोनों पिट्यूटरी हार्मोन में एक होगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही आपके पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। और दूसरे जो हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उन्हें मैं कह रहा हूं आपका ओवेरियन हार्मोन, जो कि ओवरी द्वारा रिलीज किए जाएंगे। और इसमें होगा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के दोनों ओवेरियन हार्मोन है जो इस साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस साइकिल के अंदर इन दोनों पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स को ध्यान रखना है कि किस फेज में किस हार्मोन का लेवल क्या रहने वाला है। दूसरा, जैसे फॉलिकुलर मैंने प्रोलिफरेटिव फेज लिखा है, तो ये जो फॉलिकुलर फेज लिखा है ये मैंने ओवेरियन साइकिल के रिस्पेक्ट में लिखा है, जो ओवरी के अंदर हो रहा होगा। और अगर मैंने प्रोलिफरेटिव लिखा है तो वो मैंने यूटेराइन साइकिल के रिस्पेक्ट में लिखा है। मतलब यहाँ पे अगर 2 फेजेस के नाम लिखे हुए हैं तो वो ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल के हो रहे होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब इसमें एक एक इवेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे ग्राफ की इसके अंदर। तो सबसे पहला जो इवेंट मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज बेटा 1st 5th डे तक होता है, पहले 5 दिन का होता है ये। देखिए किसी भी फीमेल में मिनिमम जो मेंस्ट्रुएशन फेज का ड्यूरेशन होगा वो मिनिमम 3 दिन का हो सकता है और मैक्सिमम 7 डेज तक हो सकता है। मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज का ड्यूरेशन फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो इसको 5 डे कंसीडर किया गया है। ठीक है, मिनिमम 3 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है, मैक्सिमम 7 डेज का मेंस्ट्रुएशन होगा। अब इस मेंस्ट्रुएशन फेज में होता क्या है, इस मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर जो सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग थी यूट्रस की, क्या नाम था उसका, अनवी। इनरमोस्ट यूट्रस की लाइनिंग को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एंडोमेट्रियम। तो जो इंडरमोस्ट लाइनिंग थी यूट्रस की जिसको हम लोग कह रहे थे एंडोमेट्रियम, वही एंडोमेट्रियम बेसिकली क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम शट डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। और शट डाउन होने के बाद में, शेड होने के बाद में ये एंडोमेट्रियम कुछ ब्लड के साथ में मिलके मेंसेस की फॉर्मेशन करवा लेगा। किसकी फॉर्मेशन करा लेगा, मेंसेस। तो मेंसेस के अंदर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या, एंडोमेट्रियम जो शेडेड फॉर्म में होगी और उसके साथ में ब्लड, वो मिलके क्या बनाएगा, मेंसेस बनाएगा। और ये मेंसेस क्या कर दिया जाता है बेटा, इसको रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से बाहर थ्रू द वजाइना। ठीक है, बॉडी से बाहर किस, वजाइना के थ्रू। अब बात यह है कि ये मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कब होगा, तो ये मेंसेस की वजह से इसे हम लोग इस फेज को ब्लीडिंग फेज भी कह देते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का लॉस होता है, इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कह देते हैं। और इसी फेज की वजह से फीमेल का जो आरबीसी काउंट होता है वो मेल के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। मेल्स का जो आरबीसी काउंट होता है वो 5 to 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, और जो फीमेल का जो काउंट होता है वो 4.5 to 5 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो वो जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है आरबीसी काउंट में, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि फीमेल के अंदर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। ठीक है, और वहां पे मेंस्ट्रुएशन होने की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड लॉस की वजह से आरबीसी का काउंट वहां पे कम हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगली बात ये है कि ये मेंस्ट्रुएशन कब होता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन होता है तब जब जो रिलीज्ड ओवम था, जब रिलीज्ड ओवम था जिसे मैं सेकेंडरी oocyte कह रहा हूं, अगर वो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तब मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर वो रिलीज्ड ओवम या oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है या प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में उस फीमेल के अंदर कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, या आप कह सकते हो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो इसमें बात यह है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी।
मतलब अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वहां पे इंडिकेट कर रहा है कि वो फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हैं मेंस्ट्रुएशन ना होने के, जैसे स्ट्रेस होना, पुअर हेल्थ रहना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होना। ठीक है, ये सारी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन के कुछ और कारण भी हैं। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी की इंडिकेटर हो सकता है अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है। और मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट हो सकता है या मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा किस कंडीशन में, अगर वो फीमेल एक्सेसिव स्ट्रेस में है, या उसकी पुअर हेल्थ है, या उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ये सबसे पहला फेज था जो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है। अब क्या होगा, जैसे ही ये फेज कंप्लीट होगा, जो शेडेड एंडोमेट्रियम थी, जो एंडोमेट्रियम कंप्लीटली शेड ऑफ हो चुकी थी, मेंसेस की फॉर्म में वो रिलीज कर दी गई थी, अब वो एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट करना शुरू करती है। अब वो जो रीजनरेट करेगी उसी चीज को टर्म दिया गया है प्रोलिफरेशन। मतलब जो रीजनरेशन होगा एंडोमेट्रियम का उसी को क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन करना। और उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर जब प्रोलिफरेशन हो रहा होगा, उसी दौरान जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद थे, वो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कर रहे होंगे, उनका डेवलपमेंट होके वो ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल्स को बना रहे होंगे। तो अगर यूट्रस के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो एंडोमेट्रियम क्या कर रही है, रीजनरेट कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। और अगर हम ओवरी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बन रहे होंगे। तो इसीलिए फेज को नाम दे दिया जाता है फॉलिकुलर फेज। क्या कहेंगे उसे, फॉलिकुलर फेज। तो अब ध्यान से सुनिएगा दूसरे इवेंट को। यहां पे दूसरा इवेंट होने वाला है जिसे मैं कह रहा हूं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 6 से 13th डे तक होगा। इसमें क्या होगा, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज हो रहा होगा। यहां पे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होगा। अब जब आपको याद हो सेकेंडरी और टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो यहां से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होगा इन्हीं फॉलिकल से। अब ये जो एस्ट्रोजन है, यही एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये जाएगा और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई थी, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई थी, उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर ये इंड्यूस करेगा या स्टिमुलेट करेगा माइटोटिक डिवीजन को या माइटोसिस को, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियल सेल क्या करेंगी, ये डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके रीजनरेट करना शुरू करेंगी, रीजनरेट करना शुरू करेंगी। और रीजनरेट करने को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रोलिफरेशन कहेंगे। रीजनरेशन करने को ही क्या नाम देंगे, प्रोलिफरेशन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बना, और उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोजन को बनाया। और एस्ट्रोजन ने जाके क्या किया, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो शेड ऑफ हो गई थी उसमें इंड्यूस किया माइटोटिक डिवीजन को, जिसकी वजह से वो सेल्स क्या हुई, डिवाइड हो गई, रीजनरेट हो गई, और उसी चीज को प्रोलिफरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी वो धीरे धीरे रिफॉर्म होना शुरू करेंगी, वो फिर से रीजनरेट कर रही हैं सेल्स। अब ये जो एस्ट्रोजन बना था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो एस्ट्रोजन बना था यहां पे, जो कि बनाया गया था डेवलपिंग फॉलिकल्स द्वारा, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, इसकी खास बात है, ध्यान से सुनिएगा क्या खास बात है। ये एस्ट्रोजन जब लो कंसंट्रेशन में होता है, जब ये एस्ट्रोजन लो कंसंट्रेशन में होता है तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, मतलब इनके भी कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब इस एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब एस्ट्रोजन जब हाई कंसंट्रेशन में मौजूद हो, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करने लगता है,
पॉजिटिव फीडबैक देता है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक ये देता है एलएच को। किसको? एलएच को ज्यादा देगा, एफएसएच को कम देगा पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर है मेरी बात? तो इसकी वजह से, इसकी पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एलएच का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? तो बेटा ये 8 to 10 फोल्ड्स, मतलब कि जितना पहले एलएच रिलीज हो रहा था उससे 10 गुना ज्यादा एलएच रिलीज होने लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये सब कब होगा? जब फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज एंडिंग की तरफ होगा, जब एंड हो रहा होगा वो वाला फेज, दूसरा वाला फेज, उस दौरान इसका फोल्ड कितने 8 to 10 फोल्ड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और एलएच का इतना हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से, इसी वजह से एलएच सर्ज नाम का इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलएच सर्ज नाम का इवेंट हो जाएगा। और एलएच सर्ज होने की वजह से क्या होगा? जो ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल बना हुआ था, जो ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल था, उस मैच्योर फॉलिकल को ये क्या करवाएगा? ये रप्चर करा देगा। क्या करा देगा उसको? ये एलएच रप्चर करा देगा। और रप्चर होने की वजह से या ब्रेकडाउन होने की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? ये ग्राफियन फॉलिकल उस सेकेंडरी oocyte को क्या करेगा? बाहर रिलीज कर देगा। और जब ये सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर देता है, इसी इवेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। और यही होता है हमारा तीसरा फेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज, जिसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और ओव्यूलेटरी फेज को करवाने में मेन रोल किसका होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का होगा। क्लियर है? और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी? तो उसे एस्ट्रोजन ने बढ़ाया। एस्ट्रोजन कहां से आया? तो फॉलिकल से आया। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? तो यहां पे फिर तीसरा फेज आ जाता है, जिसे मैं नाम दे रहा हूं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, जो 14th डे होता है। और इस दिन क्या होगा? उस दिन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच होने की वजह से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से एलएच सर्ज हो जाएगा। एलएच सर्ज हो जाएगा। और एलएच सर्ज होने से क्या होगा? एलएच सर्ज होने से क्या होगा? जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल था, जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल था, वो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और रप्चर होने के बाद में ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ओव्यूलेशन होने पे क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो थी, या इमेच्योर ओवम जो सेकेंड अरेस्ट वाली फेज पे अरेस्टेड था, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर दिया। अब आपको याद हो, मैंने कई बार बताया है, जो रिमेन्स है ग्राफियन फॉलिकल के परी बेटा, वो क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? कॉर्पस लूटियम फॉर्म कर लेंगे। तो अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। यहां पे ओव्यूलेशन हो गया, मैच्योर्ड फॉलिकल ने oocyte को तो बाहर रिलीज कर दिया। ये देखिए, ये मैच्योर्ड फॉलिकल ने oocyte को तो बाहर रिलीज कर दिया, लेकिन इसकी जो आउटर कवरिंग बची हुई है, ये क्या करेगी? ये बनाएगी एक येलो कलर का एंडोक्राइन मास। मैं क्या कह रहा हूं? येलो कलर का एंडोक्राइन मास। एंडोक्राइन मास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्या कर रहा है? एंडोक्राइन हार्मोन को रिलीज कर रहा है। एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा होता है हमारा? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये रिमेन्स जो बचे हुए हैं ग्राफियन फॉलिकल के, रिमेन्स जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये एक येलो एंडोक्राइन मास की फॉर्मेशन कराते हैं। और यही येलो एंडोक्राइन मास क्या कहलाएगा? कॉर्पस लूटियम कहलाएगा। और कॉर्पस लूटियम के बनने की वजह से चौथे फेज को नाम देते हैं हम लुटियल फेज। ठीक है? क्या कहेंगे उसे? लुटियल फेज। और ये होगा हमारा चौथा और सबसे आखिरी इवेंट, जो सबसे लंबा इवेंट होता है। तो यहां पे फोर्थ फेज की बात कर रहे हैं, जिसे मैं कह रहा हूं लुटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज से नाम इसलिए मिला क्योंकि बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप, सिक्रीटरी फेज इसलिए कह रहे हैं इसे हम, क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम बनता है उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है। सिक्रीटरी एक्टिविटी मतलब किस चीज की? वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। तो उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी होने की वजह से उसे नाम दे देते हैं हम लोग क्या? सिक्रीटरी फेज। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लुटियल फेज में क्या हुआ? जो रिमेन्स थे ग्राफियन फॉलिकल के, वो बन जाते हैं
कॉर्पस लूटियम। और ये जो कॉर्पस लूटियम यहाँ पे बना है, ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, ये सिक्रीट करने लग जाता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन को। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन आया है, ध्यान से सुनना, ये प्रोजेस्टेरॉन इनिशियली सिक्रीट करता है, ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को इनिशियली सिक्रीट करता है और थोड़े टाइम बाद ये एस्ट्रोजन को भी रिलीज करने लग जाएगा। ये दोनों हार्मोन को रिलीज करेगा, पहले प्रोजेस्टेरॉन बाद में एस्ट्रोजन, दोनों को ही बराबर कंसंट्रेशन में ये रिलीज करता है, लेकिन पहले प्रोजेस्टेरॉन आएगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन आने के बाद में क्या करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, ये प्रोजेस्टेरॉन आने के बाद में क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को पहले थिकन किया गया था, किसने किया था, एस्ट्रोजन ने। किस फेज में किया था, प्रोलिफरेटिव फेज में किया था। तो ये जो ऑलरेडी थिकन्ड एंडोमेट्रियम लेयर थी, उस पे ये प्रोजेस्टेरॉन फिर एक्ट करेगा और उस एंडोमेट्रियम को, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस एंडोमेट्रियम को और ज्यादा हाईली वस्कुलराइज्ड बना देगा। मतलब उसके अंदर क्या करेगा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स को डेवलप करवा देगा, मतलब उसके अंदर डेंस ब्लड वेसल्स और ज्यादा आ जाएंगी। और बेटा उसकी जो थिकनेस थी, जो पहले बनी हुई थी, उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको सभी को, कि थिकनेस क्या हो जाएगी, हाईली वस्कुलराइज्ड होने की वजह से उसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट किया है। अब दूसरा काम क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ में मिलके अब LH और FSH को इनहिबिट कर देगा। LH और FSH को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट क्यों कर देगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलके LH और FSH को इनहिबिट ना करते, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोबारा किसी oocyte को डेवलप या ग्रोथ उसकी करवा सकता था, और LH रहता तो फिर से ओवुलेशन हो सकता था। तो अभी पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंप्लीट नहीं हुई और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी के बीच में फिर से चालू हो जाए, तो पहले एक साइकिल तो कंप्लीट हो, उसके बाद तो दूसरा होगा। तो इन द मीन टाइम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन LH और FSH को इसलिए इनहिबिट कर देते हैं, इनके सिक्रीशन को इसलिए बंद करवा देते हैं ताकि फर्दर जो डेवलपमेंट हो सकता था, फॉलिकल का, वो फॉलिकल का डेवलपमेंट ना हो। दूसरा जो LH होता, देखो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कौन करवाता, FSH, अभी करवाया था हमने। ओए मैथ्यू तेरी एस्टेसी, ओए कहां देख रहा वहां, रैप क्या दूंगा। FSH क्या कर रहा था, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कौन से फेज में हो रहा था बेटा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, कौन से वाले फेज में हो रहा था, है सुन नहीं रहा ना, क्या देख रहा, जय बाबा दी है, वो देख रहा है, आजा तेरे प्रसाद दे ही देता हूँ। तो कंसंट्रेशन कब कब बढ़ाएगा अपनी, अबे हाँ, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कब हो रहा था अंशिका, फॉलिकुलर फेज में हो रहा था, पक्का हो रहा था। LH कब एक्ट कर रहा था, अरे कब एक्ट कर रहा था, कब था इसका फंक्शन, आराम से बता दे, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं दूर हो गया। अब बता LH कब एक्ट कर रहा था, कहां पे एक्ट कर रहा था, कौन से फेज में एक्ट कर रहा था, फॉलिकुलर फेज में एक्ट कर रहा था। अबे फॉलिकुलर फेज में तो LH का काम ही नहीं था। कब था पौरुषी, ओव्यूलेटरी फेज में। ओव्यूलेटरी फेज में LH की वजह से क्या हो रहा था, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो रहा था, क्या हो रहा था उसकी वजह से, ओवुलेशन हो जा रहा था। बोल क्यों नहीं रही है, अभी लड़का होती ना, दे उसकी गुद्दी पे लगा, एक ऐसी लग जाता। अभी इधर देख ले, अभी यहां पे क्या होगा, अगर ये LH होता तो फिर से क्या हो जाता, ओवुलेशन हो जाता। तो ओवुलेशन को भी नहीं होने देना, फॉलिकल के डेवलपमेंट को भी नहीं होने देना, ये दोनों को रोकने के लिए ये दोनों हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो ये कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम के दो फेट हैं, मतलब आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होगा, ये डिसाइड करेगा फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। और अभी तक एंडोमेट्रियम को दो बार थिकन किया गया, एक बार एस्ट्रोजन द्वारा, दूसरी बार प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। तो उसकी थिकनिंग इतनी ज्यादा क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि इसे प्रिपेयर किया जा रहा है इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको, पक्का।
तो यहाँ पे कॉर्पस लूटियम के दो फेट बताए थे। एक फेट था अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में ये कॉर्पस लूटियम सस्टेन करता है, सस्टेन करता है। कितने दिन तक सस्टेन करेगा? 12 वीक। कितने दिन तक? 12 वीक। 12 वीक कितने महीने होते हैं? 3 मंथ। मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक रहता है और वहां पे सस्टेन करके लगातार प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन जब तक रहेगा तब तक वो जो हाईली वस्कुलराइज्ड एंडोमेट्रियम थी वो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये क्या करता रहेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन को लगातार सिक्रीट करता रहेगा और ये मेंटेन करता रहेगा किसको? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता रहेगा। और एंडोमेट्रियम अगर मेंटेन रहेगी, ध्यान से सुनना, तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही है बात? कुछ पल्ले पड़ रही है? थोड़ी बहुत पड़ रही है। तो अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहा था? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहा था इसे? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर है मेरी बात सभी को? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉर्पस लूटियम वेट करता है। कितने दिन का वेट करेगा? 8 से 10 दिन का वेट करेगा। देखो हर चीज बिल्कुल कैलकुलेटेड है। क्या आप कहोगे 8 से 10 दिन का ही क्यों करा? तो इस बात को समझिएगा। यहां पे देखिए, ध्यान से सुनना। ओवुलेशन कौन से दिन हुआ था मैथ्यू? ओवुलेशन कौन से दिन हुआ था? 14 डे हुआ था, पक्का? ठीक है, तो ओवुलेशन हो गया 14th डे, 14वें दिन हो गया। अब 14 डे ओवुलेशन हुआ, सपोज करो कोई कपल है, दे आर प्लानिंग फॉर द बेबी। अब वो चाह रहे हैं कि उनके मतलब न्यूबॉर्न हो, दे वांट पेरेंटहुड। तो ऐसी कंडीशन में अगर 14 डे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया हुआ, ओवुलेटरी मीटर से पता चल जाता है। तो सपोज करो 14 डे ही उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसी दिन उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो यहां पे जो कॉपुलेशन में सीमन को डिपॉजिट कराया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पे स्पर्म आएंगे। तो 14 डे अगर कॉपुलेशन होता है तो बेटा फर्टिलाइजेशन 14वें दिन नहीं होगा। पहली बात तो ध्यान रखना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 48 आवर्स लगते हैं स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करने में। मतलब एक इवेंट होता है जिसे हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो ये 48 घंटे मतलब 2 दिन लग गए इसमें। तो 48 घंटे में कैपेसिटेशन हुआ, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो 14वें दिन अगर ओवुलेशन हुआ, उसी दिन अगर पॉपुलेशन हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो 2 दिन, मिनिमम 2 दिन बाद क्या होगा? 16वें दिन फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद 16th डे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जाइगोट तो सिंगल सेल है और ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? ओविडक्ट में होगा। लेकिन इंप्लांटेशन कहां पे किया जाएगा? यूट्रस में किया जाएगा। तो अभी अगर फर्टिलाइजेशन यहां पे है, फर्टिलाइजेशन यहां पे हुआ है, इंप्लांटेशन यहां पे होना है, तो ये यहां से यहां तक भी पहुंचेगा। और इस जाइगोट एक सेल का है, एक सेल स्टेज में तो इसका इंप्लांटेशन होने से रहा, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आना पड़ेगा, इसको अंदर अपने डिवीजन करने पड़ेंगे। तो इसको डिवीजन करने में और डिवीजन करके इधर ट्रेवल करने में इस तरफ बेटा लगभग मान के चलिए 6 से 7 दिन और लग जाते हैं, 6 to 7 डेज और लग जाते हैं। और लगभग 6 से 7 दिन के बाद में यहां पे वो इंप्लांट होगा मदर की एंडोमेट्रियम में। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? पक्का? और जब मदर की एंडोमेट्रियम में ये इंप्लांट होगा तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बनता है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अभी पढ़ाऊंगा। इस ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? एचसीजी रिलीज करने लग जाएगी और यही एचसीजी क्या करेगी? सिग्नल देगी कॉर्पस लूटियम को सस्टेन करने के लिए। किसको? कॉर्पस लूटियम को सस्टेन करने के लिए। क्लियर है? तो कॉर्पस लूटियम अपने आप नहीं रुकेगा, उसको थोड़ी इंट्यूशन आ रहा है कि प्रेगनेंसी हो गई है, उसको कोई तो बोलेगा। तो वो कौन बोलेगा? एचसीजी बोलेगा। एचसीजी बोलेगा कि भाई प्रेगनेंसी है, अब आप सस्टेन करिए, अब आप क्या करिए? प्रोजेस्टेरॉन को लगातार रिलीज करिए ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे और प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का क्लियर है यहां तक की बात? तो अब यहां पे
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 14वें दिन अगर कॉपुलेशन हुआ, 16वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 7 दिन बाद मान के चलो, उसके 7 दिन और ऐड कर लो, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 23 हो जाएगा ना। 16, 6, 22 और 23 दिन हो गए। 23 डेज, 23rd डे जाके क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा। क्लियर है मेरी बात। और मैंने आपको बताया था कॉर्पस लुटियम किस दिन बन जाता है, कॉर्पस लुटियम 14 डे ही बनेगा, 14वें दिन बन जाएगा। तो 14वें दिन के साथ में मैंने 8 दिन और जोड़े थे, कितने हो गए 48, 22 अप्रोक्सीमेटली हो गए 22। तो और मैंने 8 to 10 बोला था, 22 to 24 डेज मान लो आप, 8 से 10 दिन ये सस्टेन कर रहा है। तो अब आप ये देख लो इम्प्लांटेशन कौन से दिन हो रहा है, 23वें दिन। दिन देख लो ये, तो बिल्कुल कैलकुलेटेड है सारा मैकेनिज्म कि अगर 23वें दिन इम्प्लांटेशन होगा तो उसके बीच में अगर एम्ब्रियो बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो एचसीजी यहां से बन जाएगा, और एचसीजी बन गया तो कॉर्पस लुटियम का क्या मिलेगा, सिग्नल मिल जाएगा, और वो सस्टेन करेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे क्या कि कॉर्पस लुटियम वेट करता है 8 से 10 दिन का। और फिर कॉर्पस लुटियम वेट करने के बाद में जब कोई फर्टिलाइजेशन या कोई सिग्नल नहीं आता तो ये क्या करता है, व्हाइट मास बनाता है, और उस व्हाइट मास को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन। क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन। और कॉर्पस एल्बिकन बनने के बाद में क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और जब कॉर्पस एल्बिकन डीजनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन को बनाने वाली बॉडी थी सिक्रीटरी, वो प्रोजेस्टेरोन बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का काम था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना था। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं तो एंडोमेट्रियम भी शेड होगी, और शेड होने के बाद में नई मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। फिर से मेंस्ट्रुएशन, फिर से फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटियल फेज, फिर से यही रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, तब तक यही साइकिल लगातार रिपीट होती रहेगी। क्लियर है मेरी बात सभी को, पक्का क्लियर है। चलिए अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं इसे। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया गया है तो ध्यान से जी। हाँ बेटा, और कितने महीने में करवाएगा तू, एक ही महीने में होती है। मंथली साइकिल बोली ना बेटा, इट इज अ मंथली साइकिल, एक महीने में ही होती है ना ये साइकिल, तभी मंथली बोला। आप ड्यूरेशन लिखा था मैंने शुरुआत में 28 to 29 डेज, तो एक मंथ के अंदर ही तो होगा ये सारा का सारा। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई देखा साइकिल। और अभी पूछ लिया ना, फिर गंदी गंदी शक्ल बना के दिखाओगे और बातें पूरी करनी है तुम्हें। ये डायग्राम है, इस ग्राफ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ग्राफ से पूछे जाएंगे आपसे। अब ध्यान से देखते रहना जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए नीचे वाले एक्सिस पे आपको ये डेज देखने के लिए मिल रहे होंगे, ऑल्टरनेट करके इन्होंने डेज लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9, पूरे दिन नहीं लिखे, ऑल्टरनेट करके लिखे हुए हैं। फिर इवेंट लिखे हुए हैं इस वाले एक्सिस पे, आप देखिए सबसे नीचे जो यूट्रस में इवेंट हो रहे हैं उन्हें यूट्राइन इवेंट लिखा हुआ है। यूट्राइन इवेंट के बाद में यहाँ पे ऊपर ओवरी के जो हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल दे रखा है, उसके ऊपर जो फॉलिकुलर इवेंट है वो दे रखे हैं, और उसके ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है वो दे रखा है। दो हार्मोन हो गए, ये दोनों हार्मोन लेवल है, एक पिट्यूटरी हार्मोन एक ओवेरियन हार्मोन, और दो अलग अलग जगह के इवेंट हैं, ये ओवरी के इवेंट और ये यूट्रस के इवेंट। ठीक है, इनको पैरेलली आपको पढ़ना है, पैरेलली पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फेज हुआ था मेंस्ट्रुएशन फेज, पहले 5 दिन में हुआ था। तो अगर आप मेंस्ट्रुएशन फेज को देखोगे तो उसमें मेंस्ट्रुएशन में मेन रोल किसका होता है, एंडोमेट्रियम का होता है। एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए 5वें दिन तक क्या हुआ, मेंसेस की फॉर्मेशन हो गई नहीं हो गई। तो मेंसेस की फॉर्मेशन हुई, एंडोमेट्रियम शट डाउन हुई, और शट डाउन होने के बाद में इसने मेंसेस की फॉर्मेशन करवा ली थी। और उस दौरान जब मेंसेस हो रहे होंगे तो देखिए कोई हार्मोन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, सारा बिल्कुल प्लेन चल रहा है, सारा सब कुछ प्लेन चल रहा है, कोई भी उसमें कोई फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा। अब दूसरा फेज चालू हो जाएगा 5वें दिन के बाद, 6ठे दिन से। तो यहां से 6ठा दिन चालू होता है। 6ठा दिन होने के बाद में आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है जो शट डाउन हुई थी वो धीरे धीरे रीजनरेट कर रही है।
रिजनरेट कर रही है, उसी चीज को क्या कह रहा हूं मैं, प्रोलिफरेट करना कह रहा हूं। ओए अथर्व, नाखून खाई है तू बैठ के, इधर देख ले। अरे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बेटे इधर देख लेना मेरे लाल, उसे अपने हाथों के कैसे देख के क्या करेगा। ले मैं नेल कटर दे रहा हूं, देखिए रहा, ले ढंग से काट ले, अगर काटनी है तो तसल्ली से काट। क्यों खा रहा हूं ना बैठ के, नहीं खा रहा, फिर क्या कर रहा है उसे, तो उधर क्यों देख रहा है, इधर क्यों नहीं देख रहा। तू खुद से झूठ बोलेगा, मुझसे बोलेगा, किसी से भी नहीं बोल रहा, इतना ईमानदार तो ना तू। इधर देख लो, अब यहां पे क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम रिजनरेट कर रही है, रिजनरेट करवाने में किसका रोल है, यहां पे फॉलिकल डेवलप हो रहा है, हो रहा है, तो यहां से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल बन गया। और अब देखिए जब जब ये टर्शरी फॉलिकल के बाद आया तो धीरे धीरे देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, इसी एस्ट्रोजन ने जाके क्या किया था, इसके अंदर इंड्यूस किया था माइटोटिक डिवीजन को, करा दिया था। और देखो जब शुरुआत में एस्ट्रोजन था, मैंने आपको बताया था जब एस्ट्रोजन खुद लो कंसंट्रेशन में होता है तो ये क्या करता है, एलएचएफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा। और लेकिन अगर आप देख पाओ जब जैसे ही इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो इसने पॉजिटिव फीडबैक दी, पॉजिटिव फीडबैक दी किसको, एलएच और एफएसएच को। और पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से देखिए एलएच की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है और एफएसएच की उसकी कम है, क्योंकि ज्यादा फीडबैक किसको मिल रही है, एलएच को मिल रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब जब एलएच की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई यहां पे तो एलएच क्या करेगा, इसके ऊपर आके मैच्योर फॉलिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ऊपर जब एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉलिकल रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद में यहां से क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद में जो रिमेन्स है ये क्या बन गए, कॉर्पस लूटियम बन गए, कॉर्पस लूटियम बने। और जैसे ही कॉर्पस लूटियम बना आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो अभी तक बिल्कुल प्लेन चल रहा था वो एकदम हाई हो गया, हाई हो गया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हाई हुई आप देखिए यहाँ पे जो कभी एंडोमेट्रियम इतने लेवल पे थी जिसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ गई, और देखिए आपको ब्लड वेसल्स भी और ज्यादा डेंस होती हुई नजर आ रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है और वस्कुलराइजेशन है इसको किसने इंड्यूस किया, प्रोजेस्टेरॉन ने इंड्यूस किया। अब प्रोजेस्टेरॉन शुरुआत में रिलीज हुआ, फिर बाद में क्या रिलीज करवा दिया, एस्ट्रोजन को रिलीज करवा दिया, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज होंगे और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव फीडबैक दे देंगे या इनहिबिट कर देंगे किसके लेवल को, एलएच और एफएसएच को। तो आप देखिए एलएच और एफएसएच का लेवल फिर से आप बिल्कुल प्लेन हो गया, हो गया नहीं हो गया। और क्यों किया गया उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये जो कॉर्पस लूटियम बना था, इस कॉर्पस लूटियम के दो फेट थे। पहला फेट था फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा पता है आपको, और फर्टिलाइजेशन इस कंडीशन में नहीं हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है, डिजनरेट कर रहा है, और डिजनरेट करने पे कॉर्पस एल्बिकन बन के डिजनरेट हो जा रहा है। डिजनरेट जैसे ही होगा देखिए दोनों का लेवल फिर से फॉल होने शुरू हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल फॉल करेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम थी ये फिर से क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, और यहां से फिर से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को। दिस इज द डायग्राम विच इज मोस्टली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ये डायग्राम के जो ग्राफ है ना वो क्या करते हैं, पूरा डायग्राम नहीं देते, वो काट पीट के इतना सा हिस्सा निकाल देंगे और निकाल के रख देंगे और पूछेंगे कौन सा फेज है ये, ठीक है। या एमसीक्यू बना देंगे कि भाई एट ओवुलेशन व्हिच हार्मोन लेवल इज एट पीक, लो पी, और कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट बनाते हैं, लो एस्ट्रोजन हाई प्रोजेस्टेरॉन लो एस्ट्रोजन, ऐसे टाइप के ऑप्शंस आपको बनाते हुए बनते हुए मिल जाएंगे, क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, देख लेना वहां पे। तो अभी आसानी से अगर समझ में आ गया, अगर आपने जिस तरीके से मैंने पढ़ाया अगर आपने उसको याद कर लिया, विश्वास मानना सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे किसी भी तरीके के। और बोर्ड में ये 5 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए आता पूरे के पूरा 5 नंबर का, चारों फेज और डायग्राम अगर बना दो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका होमवर्क पहले सुन लीजिए, कल आके देखूंगा सभी को इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना के लाना है सारा का सारा, ठीक है। रफ बनाना, जैसा बनाना बना लेना, और हाँ ध्यान रखना कि जो हार्मोन है वो उसी लेवल पे रहे, क्योंकि रिवीजन इन्हीं कॉपियों से करने वाले हो आप, ठीक है। हार्मोन के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए अगर डायग्राम बनाओगे तो। ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी कॉपी में एनसीईआरटी से देख के बनाना है, और मैं इसे कल की क्लास में चेक करूंगा और डंडी बजाऊंगा बेहतरीन वाली। अगर कॉपी में नहीं मिला तो विश्वास मान लेना, अगर नहीं बना तो मत आना क्लास में, बना हो तो आना क्लास में, ठीक है। मैं ज्यादा फालतू के काम देता नहीं हूं, आज दे रहा हूं, इसे करके ले आना,
ठीक है, तो ये रही मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके नोट्स जो हैं उन्हें लिखवा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक काम और करिए, इसे एक बार पीपीटी से भी देख लीजिए, पीपीटी में जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो क्या कहती है, ठीक है, उसे और देख लीजिए। जी बेटा, हाँ, कैपेसिटेशन होने में, जी जी बेटा, नहीं वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉर्पस लूटियम को थोड़ी कुछ हो रहा है उस टाइम पे। कॉर्पस लूटियम तो 8 से 10 दिन वेट कर रहा है, अभी तो दो ही दिन की तो बात है, वहां 10 दिन की बात है, तो 8 दिन तो उसके पास फिर भी स्पेयर पड़े हुए हैं, ये भी तो सोचो आप। कुछ पल्ले पड़ रहा तेरे, पढ़ रहा है पक्का, टाइम देख रहा है बैठ के, नोटिफिकेशन आ रहा है, इससे फोन से दूर हो जा तू, अगर तुझे पास होना है तो, पास होना है तो। हाँ जी, इधर देखिए, प्रकृति किस दिन रैपट लग गया ना तेरे, भिन्ना जाएगी तू, मान जाया कर तू। थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं उनके कान में कौन से मंत्र से फूकने लग जाती है तू, क्या फूकती है इनके कान में? अदिति क्या बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती रहती है बेवकूफ। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन देख लीजिए, ये वो साइक्लिक इवेंट है जो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में होगा, किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पीरियड में, प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक लेके किसी भी वुमेन की लाइफ के अंदर। दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 28 से 29 दिन का होता है। किसके अंदर होता है? इनके अंदर होता है। किनके अंदर होगा? किनके अंदर होगा? फीमेल प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स, बंदरिया, ठीक है। अब आगे की बात सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज होंगे, लड़कियां दिल पे ना ले। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मेन इवेंट होंगे, ओवरी के अंदर जो इवेंट होंगे उन्हें ओवेरियन साइकिल, और जो यूट्रस के अंदर इवेंट होंगे उन्हें यूट्राइन साइकिल कहते हैं। इसके 4 फेजेस होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज पहले 5 दिन तक, प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज 5 से 13वें दिन तक, और ओवुलेटरी फेज 14 डे, और सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज 15 टू 28 डे तक। अब यहाँ पे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज की बात कही गई है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या बोला गया है बेटा? ये साइकिल शुरू होती है किससे? मेंस्ट्रुअल फ्लो से या ब्लीडिंग से। ये लास्ट करता है मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 5 या 7 तक भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है, मेंस्ट्रुएशन होता है कब? जब जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो। और इसमें क्या होगा बेटा? जो ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का और यूट्राइन ब्लड वेसल का, जो वजाइना के बाहर आ जाएंगे, किस फॉर्म में? मेंसेस की फॉर्म में, ठीक है, मेंसेस की फॉर्म में। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या इंडिकेट कर सकता है? प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। और ये किसकी वजह से और हो सकता है? स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा। अब दूसरे फेज की बात की गई है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होगा? ये 5वें दिन से स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाता है बेटा 8 से 12वें दिन तक के बीच में। इसमें क्या होगा? एक्शन होगा गोनेडोट्रोपिन का, एफएसएच का और एलएच का, जो पिट्यूटरी से आए थे। इसमें शुरुआत में क्या किया जाएगा? एफएसएच वाला पार्ट या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बना देगा, और ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज करने लग जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है? और ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद में जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर प्रोलिफरेशन को करा देगा। मैं क्लास ले रहा हूं, मैं बाद में बात कर लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रोलिफरेशन करवाएगा किसके अंदर? जो रप्चर्ड यूट्राइन एंडोमेट्रियम थी और जो म्यूकस लाइनिंग पहले शट ऑफ हो गई थी, ओविडक्ट और वजाइना वाली। उसके बाद में यही एस्ट्रोजन दूसरा पार्ट क्या करता है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को करवाने का काम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये एस्ट्रोजन 2 तरीके की फीडबैक देता है। जब कम में था तो दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, और जब हाई था तो ज्यादा फीडबैक दे रहा था एलएच को और एफएसएच को कम दे रहा था। तो इन्होंने क्या लिख दिया है? सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रीशन, और दूसरा लिखा हुआ सिक्रीशन ऑफ एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है मेरी बात आपको? अब यहां पे अगला पार्ट क्या होगा? एलएच और एफएसएच जब साइकिल बिल्कुल मिड में होती है या मिडिल साइकिल चल रहा होता है, मतलब बीच 28वें दिन का बिल्कुल बीच वाला पार्ट,
14 डे की बात चल रही है, वो अपने बिल्कुल पीक पे होंगे। और बेटा रैपिड सिक्रीशन होगा किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से एलएच सर्ज हो जाएगा और वो रप्चर करा देगा किसको, ग्राफियन फॉलिकल को, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो देखिए ये आपको दिखाया हुआ है एलएच सर्ज होते हुए, मतलब इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करते हुए सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलते हुए दिखाया। कौन बोल रहा है सर? हाँ जी बेटा, हाई कंसेंट्रेशन एलएच जब पीक पे होगा उसे एलएच सर्ज कह देते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, यही बात को दोबारा रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट बेटा ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, येलो एंडोक्राइन मास में, जिसे क्या कहेंगे, कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन के दो काम होंगे। सबसे पहला, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस कराई थी किसने, एस्ट्रोजन ने, उसको और ज्यादा वस्कुलर और थिक बना देगा और सॉफ्ट बना देगा। क्यों, क्योंकि वो यूट्रस को रेडी करेगा किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और बेटा दूसरा काम ये क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, ताकि फिर से डेवलपमेंट ना हो पाए किसी दूसरे ओवेरियन फॉलिकल का, ठीक है। और उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा। और उसकी वजह से जैसे ही कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाएगी, जिसकी वजह से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और बेटा यहां पे इन्होंने वही बताया हुआ है, उसी पॉइंट को दोबारा रिपीट किया है। और प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट नहीं होता, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो लगातार प्रोजेस्टेरॉन रहता है। जब तक फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हाई बनी रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान में, तब तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर आप फीमेल के अंदर एंटी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन के कंसंट्रेशन को कम कर दें तो तुरंत क्या होगा, उस फीमेल के अंदर इंड्यूस्ड अबॉर्शन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ये इन्होंने पूरे उसको चीज बताया हुआ है, ग्राफ को, मतलब जो डायग्राम है इसमें यूट्रस के अंदर बताया है, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन को बताया है, यहाँ पे आपके ओवरी के इवेंट को बताया है, यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन को बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेनार्क के बारे में और मेनोपॉज के बारे में बताया। मेनार्क क्या होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा प्यूबर्टी पे, और मेनोपॉज क्या होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है या रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल के अंदर खत्म होती है।